गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए पेपर फर्स्ट यूपी टेट का प्राथमिक स्तर का जो पेपर है कक्षा 1 से लेके 5 तक उसका सिलेबस आपको बताने जा रहा हूँ। और इस सिलेबस से आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी तैयारी करने के लिए। आप अपने यूपी टेट की तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं और साथ ही साथ अपने तैयारी को और अच्छे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप देश के होने वाले भावी शिक्षक हैं। और शिक्षक होने के नाते आप जैसे ही ये जो लेवल दिखाई देता है ना, ठीक इसी प्रकार से आप अपने दिमाग में ये सोच के चलिए कि आप उस कक्षा के अध्यापक हैं। अब अध्यापक होने के नाते आपको फर्ज बनता है कि उससे संबंधित कुछ बातें आपको आनी ही चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसके आधार पर आपको ये सरकार तय करेगी कि आप उस कक्षा को पढ़ाने के काबिल हैं या नहीं हैं। तो ठीक है, हम सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, सिलेबस मैंने टोटल बताया था आपको। टोटल इसमें 150 नंबर का पेपर आता है जिसमें से 5 भागों में ये बटा रहता है। और ये प्राथमिक लेवल के लिए इस 5 भागों में हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा और इंग्लिश के स्थान पे आप चाहें तो संस्कृत या उर्दू भाषा का चयन भी कर सकते हैं। हिंदी आपके लिए इसमें कंपलसरी कहलाती है होती है। तो आगे देखिए, इसमें हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके अलावा आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ आपको बाल विकास एवं शिक्षण की विधियां हैं उसका अध्ययन करना पड़ता है। और एक और पोर्शन है गणित का, जो भी आपको मतलब उसको भी आपको अध्ययन करना पड़ता है, पेपर देना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आज हम सिर्फ बाल विकास एवं शिक्षण की विधियों पर ही प्रकाश डालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि इस यूनिट का नाम ही है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, और ये बीएड के पेपर 3 मनोविज्ञान मापन एवं मूल्यांकन नामक पेपर से मिलता है, या उसी में से इसकी काफ़ी विषय वस्तु को यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो इस बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की विषय वस्तु को इन यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। वो 2 भागों में बांटा गया, का और देखिए आप का और खा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। बाल विकास के अंतर्गत आपको बाल विकास का अर्थ समझना है। आवश्यकता तथा क्षेत्र, ये आवश्यकता एवं क्षेत्र बाल विकास के ही हैं। बाल विकास की अवस्थाएं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास। ये सारी बातें छात्र के संदर्भ में होती हैं। ये बच्चे के अंदर जितनी भी, ये जो मैंने ऊपर जो लिखे हैं इसके अंदर ये बातें लिखी, शारीरिक विकास कैसे होता है बच्चे का, मानसिक विकास कैसे होता है उसका, या संवेगात्मक विकास क्या है, या उस छात्र का, छोटा बच्चा है जो कक्षा 1 से 5 में पढ़ने वाला, उसमें ये सारी बातें या सारे विकास किस प्रकार से गति करते हैं, इन सारी बातों की जानकारी हम लोगों को बाल विकास पेपर में पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि वंशानुक्रम और वातावरण, ये 2 प्रकार के कारक होते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ पारिवारिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं, विद्यालय कारक हो सकते हैं, और संचार माध्यम भी इसका ही एक अंग है। देखिए, दूसरा इसमें जो टॉपिक है वो है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। तो यहाँ देखिए आप, अधिगम या सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, इनका अध्ययन करेंगे आप। साथ ही साथ अधिगम के कुछ नियम हैं जैसे कि थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका क्या महत्व होता है, ये जानेंगे। इसके अलावा अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पेवलॉव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वायोगोस्की का सिद्धांत, और सीखने का वक्र भी इसमें शामिल है जिसमें सीखने के वक्र का अर्थ एवं प्रकार क्या होते हैं, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण, ये सारी बातें आपको सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इसमें देखिए शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ भी शामिल की गई हैं। इसमें शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम, या सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, इस नाम से आपको इस पेपर में सीखने को और पढ़ने को मिलेगा। इसी के साथ साथ इसमें एक टॉपिक दिया है समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श।
तो देखिए, समावेशी शिक्षा साधारण शब्दों में आपको बता देना चाहता हूँ। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें समस्त प्रकार के छात्रों को एक साथ पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। जैसे कि कोई बच्चा विकलांग है, या कोई बच्चा थोड़ा कम पढ़ने में कम समझदार है, या फिर कुछ जैसे कि एक लिंग के आधार पे हम भेदभाव करते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में डिफरेंस करते हैं, तो वो ऐसा डिफरेंस ना हो, कि सभी को एक साथ शिक्षा देने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग समावेशी शिक्षा का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें समावेशी शिक्षा के साथ साथ निर्देशन एवं परामर्श भी जुड़ा हुआ है। तो निर्देशन आप समझते हैं, किसी छात्र को आप अच्छे से दिशा दे सकते हैं कि आप किस दिशा में जाइए, कुछ कमियां हैं उसमें, या फिर जो भी वो परेशान होता है अपनी मुसीबतों या समस्याओं को देख कर जब वो घबराने लगे, तो उसको आप क्या करते हैं, एक सही गाइडेंस देते हैं और उसकी काउंसलिंग भी करते हैं। ठीक है। तो आगे देखिए, इसके कुछ सब टॉपिक दिए गए हैं, उनको आप समझिए क्या क्या दिया है इसमें। इसमें दिया है शैक्षिक समावेशन से क्या अभिप्राय होता है, ये आपको पढ़ना है। साथ ही साथ शिक्षा शैक्षिक समावेशन का की पहचान करना, उसके प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग आदि, शारीरिक दक्षता जिसमें दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थि बाधित लोग आते हैं। साथ ही साथ मानसिक दक्षता भी इसमें शामिल की जाती है। साथ ही साथ देखिए, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या होने चाहिए, सामग्रियाँ क्या होती हैं समावेशन को बढ़ाने की, विधियाँ कौन सी होती हैं, या टीचिंग लर्निंग में मटेरियल कौन कौन होते हैं, एवं साथ में उसकी अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं, ये बात का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेल लिपि आदि। ब्रेल लिपि आप समझते होंगे, जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार की एक लिपि का निर्माण किया गया है, जो महसूस करके उसको बच्चे समझ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, इसका अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या है, प्रकार क्या है, विधियाँ क्या है, आवश्यकता एवं क्षेत्र। साथ ही साथ परामर्श में सहयोग देने वाले कुछ विभाग या संस्थाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन भी इसमें शामिल होते हैं, जो बच्चों के लिए परामर्श में सहयोग देने का प्रयास या कार्य करते हैं। साथ ही साथ लास्ट में इसमें एक टॉपिक लिखा है बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व क्या होता है, वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। इसके अगर बी टॉपिक की बात की जाए, इसमें लिखा है अधिगम और अध्यापन। तो मैंने आपको बताया, अधिगम मतलब कोई बच्चा कैसे सीखता है, और अध्यापन शिक्षक से संबंधित होता है कि शिक्षक उसे सिखाते समय किन किन बातों का अपनी क्लासरूम में या अपने दिमाग में विचार करके चलता है कि इसको किस प्रकार से आप अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या क्या टॉपिक हैं यहाँ पे दिया है। बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, जैसे कि बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ कौन कौन सी हैं, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम का क्या महत्व है, और अधिगम के सामाजिक संदर्भ, इस बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। इसके साथ साथ एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है, इस बारे में हम सीखेंगे। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम। साथ ही साथ लास्ट है जो अधिगम में योगदान देने वाले कारक, जिसमें निजी एवं पर्यावरणीय कारक सम्मिलित हैं, इसका अध्ययन करेंगे। और ये सारे जो मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं, ये किससे संबंधित है, ये हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से, जिसमें से आपके लिए 30 प्रश्न आएंगे। तो उसके बारे में आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें मैंने ये पहला भाग बता दिया। अब इसके अलावा देखिए, आपको एक भाषा का चयन करना पड़ता है। हिंदी भाषा ये कंपलसरी कहलाती है, तो हिंदी भाषा का भी देख लेते हैं। अभी देखिए ध्यान से, अपठित अनुच्छेद आएगा। हाँ, कुल मिला के एक गद्य पद में आधारित एक पैसेज लिखा होता है, या जिसे अनुच्छेद कहते हैं वो आता है, उस पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं। तो आपको यहाँ पे रीडिंग हैबिट अच्छे से डालनी होती है कि आप किसी भी अनुच्छेद को देख के उसके अर्थ को समझ पाएँ। ठीक है। आगे देखिए, इसमें हिंदी वर्णमाला जिसमें स्वर एवं व्यंजन, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस पर आधारित प्रश्न मिलेंगे आपको। वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान करना, वाक्य रचना करना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से श, स,
श, व, ब, ड़, ड, ड, ड़, छ, ड़ तथा न की ध्वनियाँ, इनको सबको आपको पहचानना आना चाहिए। साथ ही साथ हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों जैसे ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर क्या होता है, ये जानकारी आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत होनी चाहिए। साथ ही साथ संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द कौन से होते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। सभी प्रकार की मात्राएं, उनका उपयोग क्या होता है, वो आपको जानकारी रखनी चाहिए। विराम चिन्हों यथा के अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग कब किया जाए और ये चिन्ह कैसे होते हैं, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसी के साथ आपको विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द भी पता होने चाहिए। साथ ही साथ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद भी आपको आने चाहिए। देखिए इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है वचन, लिंग एवं काल भी आपको समझ होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। इसी के साथ प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ पता होना चाहिए। संधियों के बारे में समस्त जानकारी, जैसे स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि का आपको जानकारी हो। साथ ही साथ व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसी के साथ वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद आपको आने चाहिए। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, देखिए यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए कि सी-टेट के पेपर में कवियों एवं लेखकों की रचनाएं नहीं आती हैं, लेकिन यूपी-टेट के पेपर में कवियों एवं लेखकों की रचनाएं पूछी जाती हैं, तो आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए। देखिए ख भाषा का ही पार्ट है, उसमें जो दूसरा भाग बांटा है उसमें भाषा विकास का अध्यापन, मतलब कोई भाषा का विकास कैसे होता है और उसका अध्यापन में क्या महत्व होता है, इसके बारे में यहाँ पे सीखेंगे आप इसमें। जैसे कि अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत कौन से माने गए हैं, सुनने और बोलने की भूमिका क्या होती है, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ क्या होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ क्या होती हैं, भाषा की कठिनाइयाँ क्या हैं, त्रुटियाँ और विकार क्या होते हैं, भाषा कौशल किसे कहते हैं, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, जैसे कि आपको बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये सभी आपको आना चाहिए। साथ ही साथ अध्यापन, जिसमें क्या अधिगम की सामग्रियाँ होती हैं, जिसमें पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन और उपचारात्मक अध्यापन जुड़ा हुआ होता है। आइए बात करते हैं अगली भाषा की। देखिए मैंने आपको बताया था कोई दो भाषाओं का चयन करना पड़ता है, जिसमें हिंदी कंपलसरी होती है और तीन भाषाओं में से कोई एक भाषा और आपको लेनी पड़ती है, जिसमें से तीन भाषाओं में कौन है शामिल, इंग्लिश है, संस्कृत है और उर्दू भाषा है। तो जैसा आपको जिस भाषा की क्षमता हो, जिस भाषा को आप सही से समझते हैं, जानते हैं, तो दूसरी भाषा उसी भाषा लेनी पड़ती है, ठीक है। आगे देखिए मैं इंग्लिश की बता देता हूँ, और अगर आप डिमांड करेंगे संस्कृत या उर्दू की समझने की, तो मैं संस्कृत तो समझा सकता हूँ, उर्दू मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा, फिर भी कोशिश करूँगा। अगर आप डिमांड करते हैं तो आप बताइएगा, चैनल के लास्ट में कमेंट लिख के दीजिएगा, तो मैं उस पर फिर से एक वीडियो बना दूँगा नया। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश भाषा के बारे में बताया गया है। इसमें अनसीन पैसेज आता है, द सेंटेंस में दो पार्ट डिवाइडेड हैं, जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। इसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आता है, जिसमें काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। साथ ही साथ टेंसेस में तीनों टेंसेस जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऐसे आर्टिकल है, पंक्चुएशन है, वर्ड फॉर्मेशन आती है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल जेंडर भी इसमें शामिल हैं। संस्कृत का देखिए हिंदी से मिलता जुलता होता है, थोड़ा सा संस्कृत का व्याकरण का पोर्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अभी देखिए संस्कृत में, देखिए पहले आपको संस्कृत समझाता हूँ। अकारांत पुल्लिंग है, अभी देखिए आप अगर चाहेंगे तो मैं बता पाऊँगा, नहीं तो अभी इसको मैं क्विट कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। गणित की बात समझते हैं। गणित का पेपर इसमें कंपलसरी है, चौथा पेपर है। एक हमारा बाल विकास हो गया, दोनों भाषाएं हो गई तीन, और ये चौथा गणित है, और पाँचवें पे क्या आएगा, पर्यावरण अध्ययन। तो देखिए इसमें गणित की विषय वस्तु में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो देख लीजिए आप। एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें क और ख दो भागों में ये सारे पेपर बटे रहते हैं। और क्यों बटे रहते हैं, क्योंकि एक में तो हम उसका पेपर के दौरान जैसे कि संख्याएं, इसका प्रैक्टिकली ज्ञान प्राप्त करते हैं, और दूसरा जो होता है वो थ्योरिकली नॉलेज होती है। तो बी और ए दोनों में बटे रहते हैं। तो देखिए इसमें ए में क्या शामिल है यहाँ पे,
तो गणित में क्या क्या आता है आपको, संख्या एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, जिसमें आप लासा मासा समझते हैं उसके नाम से, भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा एवं भाग, दशमलव में जोड़, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग आपको आना चाहिए। साथ ही साथ एक एक नियम क्या होते हैं वो आपको समझ होनी चाहिए। प्रतिशत आपको पता होना चाहिए, लाभ हानि आनी चाहिए, साधारण ब्याज, ज्यामिति में ज्यामितीय आकृतियाँ एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज और वृत्त, ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए। धन में आपको रुपया एवं पैसा का लेन देन क्या होता है, उसके जोड़ और गुणा भाग क्या होता है वो आपको समझदारी होनी चाहिए, आप उसको जानते हो। साथ ही साथ मापन है, मापन में समय का मापन, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप पर आधारित प्रश्न आते हैं। परिमिति या परिमाप, जिसमें त्रिभुज का परिमाप आपको पता हो, आयत का पता हो, वर्ग का पता हो, साथ ही साथ आपको चतुर्भुज का परिमाप भी पता होना चाहिए। कैलेंडर पर आधारित आपको प्रश्न आने चाहिए, आंकड़े क्या होते हैं वो जानकारी रखनी चाहिए। आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल आता है। रेलवे या बस समय सारणी, समय को मतलब उसके जो टाइम टेबल को देख के आपको पता लगाना चाहिए कि कोई गाड़ी या फिर कोई बस या रेल कितने समय आगे पीछे चलने की संभावना हो, वो जानकारी आपको रखनी चाहिए। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, ये भी आपको इसका गणित का ही पार्ट है। और इसमें जो ख पोर्शन दिया है उसमें अध्यापन संबंधी कुछ मुद्दे दिए गए हैं, जिसमें से गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति क्या होती है, वो बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, ये पता होना चाहिए आपको। साथ ही साथ पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या होता है ये हो पता आपको। गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये पोर्शन था गणित का। और अंतिम पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है पर्यावरणीय अध्ययन। तो ये महत्वपूर्ण पोर्शन है। इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें शामिल है, इसमें विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है एवं पर्यावरण, ये चारों ही विषय आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इस पे आधारित यहाँ प्रश्न भी आते हैं। तो देखिए ज़रा इसमें क्या क्या आता है। इसमें परिवार, भोजन, आवास, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत में जैसे कि नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा प्रदेश, जिसमें आपको पता आप उत्तर प्रदेश से शामिल हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको सारी जानकारी रखनी, जैसे कि उत्तर प्रदेश की नदियाँ, इसमें कौन से पर्वत, पठार, वन, यातायात कौन सी जगह है, वो हमारा संविधान के बारे में इसमें प्रश्न आते हैं। शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, इन सब के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब मैं इन लेसन्स के बारे में जब आगे बताऊंगा तो मैं इन सब के बारे में आपको गहराई से बता दूंगा। अभी सिर्फ आप इनको समझ लीजिए कि आपको पेपर में पढ़ना क्या क्या है और यूपीटेट के पेपर में आपके लिए क्या क्या आने वाला है। लास्ट में देखिए एक टॉपिक इसमें लिखा हुआ है पर्यावरण। तो पर्यावरण में क्या है, आवश्यकता क्या है पर्यावरण की, इसका महत्व एवं उपयोगिता क्या होती है, पर्यावरण संरक्षण क्या है ना, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध क्या होते हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित कौन सी योजनाएं हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसकी जो बी है, पार्ट बी, उसमें देखिए कुछ अध्यापन संबंधी मुद्दों की बात की गई है, जिसमें कौन से मुद्दे दिए हैं देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, कि पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति क्या होती है वो समझना है, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व क्या होता है, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन क्या है, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अधिगम सिद्धांत क्या होते हैं वो समझदारी होनी चाहिए, साथ ही साथ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध का पता होना चाहिए, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण मालूम होने चाहिए, और अंत में इसमें देखिए क्रियाकलाप हैं, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं। तो देखिए ये मैंने अभी बात की है पेपर फर्स्ट की, आगे जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें पेपर सेकंड के बारे में हम गहराई से अध्ययन करेंगे। और अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, साथ ही साथ अपने प्रश्नों को भी वहाँ पे लिख सकते हैं
और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।